नमस्कार और स्वागत है आपका मान्या एजुकेशन में। आज के इस लेसन में हम लोग कंप्यूटर का परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये जो लेसन्स हैं ये MPPSC 2020 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम स्पेशल हैं और इस सीरीज़ में हम लोग इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो आज का लेसन मैं इससे पहले शुरू करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले हम लोग जान लें कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन से होते हैं? जो घरेलू बिजली पे चलते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से डाटा लेता है और उस पर कार्रवाई करता है और रिजल्ट दिखाता है। यानी क्या क्या काम करता है? यूज़र से डाटा लेता है पहले इनपुट के रूप में, उस पर कार्रवाई करता है यानी कुछ प्रोसेसिंग करता है और फिर रिजल्ट दिखाता है यानी कि आउटपुट दिखाता है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, दुनिया के मैक्सिमम जो मशीन्स हैं वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर को डेटा देने के लिए इनपुट डिवाइसेस का उपयोग होता है, प्रोसेसिंग करने के लिए CPU का उपयोग होता है और आउटपुट देखने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग होता है। इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइसेस का उपयोग, तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो गए? जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया ना, ये सब चीज़ें जो है वो कंप्यूटर को डेटा देती हैं। कंप्यूटर इन्हीं के माध्यम से यूज़र से डेटा लेता है, इसलिए ये सब जो हो गए वो कहलाएंगे इनपुट डिवाइसेस। और कंप्यूटर हमको रिजल्ट किस चीज़ से शो करता है? आउटपुट डिवाइसेस से। जैसे कि प्रिंटर से प्रिंट निकाल के शो कर देता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले करके शो कर देता है। तो ये सारी चीज़ें, प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह, ये सब हो गए आउटपुट डिवाइसेस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रोसेसिंग कैसे करता है। तो प्रोसेसिंग करता है CPU से। तो कंप्यूटर में एक CPU होता है, मॉनिटर और CPU आपने देखा होगा। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूरा प्रोसेसिंग का काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही रहता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम लोग ये समझ गए। यूज़र से डेटा लेता है यानी इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट शो करता है, रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। इनपुट के लिए इनपुट डिवाइसेस का उपयोग होता है, प्रोसेसिंग करने के लिए CPU का उपयोग होता है और आउटपुट दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग होता है। यहाँ पर हम लोगों को फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चार्ल्स बेबेज जो थे, जिनका जन्म हुआ 26 दिसंबर 1791 को और इनका देहावसान हुआ है 18 अक्टूबर 1871 को, इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन नाम का एक मशीन बनाया था, जिसे दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। ये एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने एनालिटिकल इंजन नाम का एक डिवाइस बनाया, एक इन्होंने इस तरह से यंत्र बनाया जिसे दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम से लैस था, क्योंकि ये किसी न किसी तरह की प्रोसेसिंग करता था और प्री प्रोग्राम्ड प्रोसेसिंग करता था, इसलिए इसे दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। और इसे बनाने वाले चार्ल्स बेबेज, इन्हें कंप्यूटर का पितामह यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर जब बने तो उसमें बहुत सारे सुधार हुए, आगे चल के बहुत सारे सुधार होते रहे। आज के डेट में कंप्यूटर कैसा है जब पहले बना था और जैसा आज है, इसमें बहुत डिफरेंस हो गया है। तो कंप्यूटर को उसके सर्किट के बनावट के हिसाब से ना, सर्किट पहले वैक्यूम ट्यूब के बने, फिर ट्रांजिस्टर के बने, फिर ICs आ गए। तो इस तरह से कंप्यूटर के जो सर्किट हैं उनके बनावट के आधार पर 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर को बांटा गया। इसे कहते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को उसके सर्किट के बनावट के अनुसार 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी आई फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक। दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 तक। तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन 1963 से 1971 तक। चौथी पीढ़ी 1971 के बाद चलती आ रही है और 5वीं पीढ़ी जो है वो साइमल्टेनियसली 4th जनरेशन के साथ चल रही है, जो अभी भी चल रही है और आगे भी इसके चलने की कुछ समय तक तो एटलीस्ट चलने की संभावना है।
तो चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, दोनों को समाप्त नहीं कहा जा सकता है। पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ियां समाप्त हो चुकी हैं। अब इनमें जो मैंने समय दिया है, जैसे पहली पीढ़ी हो गई 1940 से 1956, दूसरी 1956 से 63, तीसरी पीढ़ी 1963 से 71, चौथी 71 के बाद, और पांचवी जो है वो करंट टाइम से चल रही है और आगे चलने की संभावना है। तो ये जो समयावधि है ये औपचारिक नहीं है, ये कहीं किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा गया है। ये अलग अलग ऑथर्स के, अलग अलग लोगों के अपने अपने मत हैं, जिनके हिसाब से ये अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं भी हो सकती हैं। मैंने एक एवरेज टाइम जो है वो प्रत्येक पीढ़ी की लिख दी है। अब हम लोग जानते हैं पहली पीढ़ी में क्या था। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर का सर्किट बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ये जानना बहुत ज़रूरी था ना, क्योंकि सर्किट के हिसाब से ही जनरेशन्स बट रहे हैं। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का सर्किट बनता था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? ये होता है, ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं फोटो, ये हुआ वैक्यूम ट्यूब, इसी का बनता था सर्किट। अब आप देख सकते हैं ये साइज़ में बड़ा है, इसके फ्यूज़ होने की संभावना भी ज़्यादा है, ये गर्मी भी पैदा करता है, और साइज़ में चूंकि बड़ा है तो कंप्यूटर जो इससे बनते थे वो भी साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे, ठीक है, कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे साइज़ में, मिली सेकेंड में कैलकुलेट करते थे, और इनमें इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग होता था, ठीक है। ये पंच कार्ड ये होते थे इनपुट देने के लिए उपयोग, और ये मैग्नेटिक ड्रम ये आप देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक जो है इसमें स्ट्रिप्स लगाई गई हैं, और ये घूम घूम के जो डेटा है उसको स्टोर करता है, तो इनका उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब से बनते थे सर्किट, पंच कार्ड से होता था इनपुट, और स्टोरेज होता था मैग्नेटिक ड्रम के अंदर। इस पीढ़ी के जो कमर्शियल कंप्यूटर थे वो थे ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली पीढ़ी का कमर्शियल कंप्यूटर था ENIAC, और दूसरा क्या नाम था? EDVAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ENIAC और EDVAC, ठीक है। और इन दोनों का विकास किसने किसने किया था? जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैकुली ने 1947 में इनका निर्माण किया था, ENIAC और EDVAC, ठीक है। ENIAC जो थे वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करने वाले कंप्यूटर थे, और EDVAC जो थे वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते थे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम कौन से होते हैं? जिससे हम लोग नॉर्मल जिंदगी में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बाइनरी नंबर सिर्फ 0 1 वाले, ठीक है। तो EDVAC जो थे वो कहीं ज़्यादा एडवांस थे इस मामले में, नंबर सिस्टम के मामले में, क्योंकि वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते थे, और ENIAC जो थे वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते थे। ये वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड और मैग्नेटिक ड्रम हम देख चुके हैं। अब पहुंचते हैं हम लोग दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में सर्किट बनाने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। अब ट्रांजिस्टर जो हैं वो काफ़ी देखिए छोटे होते हैं साइज़ में, ठीक है। इनके फ्यूज़ या ख़राब होने की संभावना भी थोड़ी कम होती है, और गर्मी भी नहीं देते ये। तो अब कंप्यूटर हो गए थोड़े छोटे, गर्मी भी नहीं दे रहे थे, और उनको ख़राब होने की जो उसमें फॉल्ट है वो भी थोड़ा सा कम हुआ, और ये थोड़े से स्पीड भी बढ़ गई, तो माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेशन भी होने लग गया। तो मशीन भाषा के स्थान पर असेंबली भाषा का उपयोग किया जाने लगा। असेंबली भाषा यानी कि एक ऐसी भाषा होती है जिसमें जो नॉर्मल भाषा होती है उसको डिकोड किया जाता है, उसमें एनकोड किया जाता है, और बाद में उसको मशीन लैंग्वेज में डिकोड किया जाता है। यानी जिस लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखेंगे उसको पहले असेंबली लैंग्वेज में और फिर बाद में मशीन लैंग्वेज में जो है वो बदला जाएगा। तो अब मशीन भाषा यानी कि 01 की जो भाषा थी उसके स्थान पर असेंबली भाषा का उपयोग किए जाने लगा। हालांकि बाद में उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज तो करना ही पड़ता था। अब टेप ड्राइव्स का उपयोग हुआ, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग हुआ, और प्रिंटर का उपयोग शुरू हुआ। टेप ड्राइव और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग होता था डेटा को स्टोर करने के लिए, और प्रिंटर का उपयोग हुआ डेटा का प्रिंट आउट निकालने के लिए। इस पीढ़ी के जो सेकंड पीढ़ी के कमर्शियल कंप्यूटर थे उनका नाम क्या था? IBM 7094, जो कि IBM ने डेवलप किया था, और IBM 1400। इसके बाद CDC 164 नाम का भी एक कंप्यूटर था, और ये सारे अपने ज़माने में कॉमर्शियली काफ़ी अच्छे खासे सफल हुए।
तो ये ट्रांजिस्टर हो गया, मैग्नेटिक टेप जिसमें डेटा जो है वो स्टोर करते थे, और ये मैग्नेटिक डिस्क जिसमें डेटा स्टोर किया जाता था। तो डेटा स्टोर करने की तकनीक काफ़ी एडवांस हुई, सर्किट बनाने की भी तकनीक काफ़ी एडवांस हुई। उसके बाद आता है तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग चालू हुआ, और यहाँ से एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन चालू हुआ। कंप्यूटर और फिर बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उनमें भी एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन चालू हुआ, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग यहाँ पर शुरू हो गया। अब इंटीग्रेटेड सर्किट की संकल्पना किसने दी थी? 1958 में जैक किल्बी नाम के एक व्यक्ति ने दी थी, ठीक है। और 1961 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कॉमर्शियल उपयोग भी चालू हो गया था। अब तीसरी पीढ़ी में कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन कौन से थे? IBM 370 था, IBM सिस्टम 360 था, यूनिवैक 1108 था, और यूनिवैक AC 9000 नाम का एक कंप्यूटर था। ये सारे के सारे बड़े ही सक्सेसफुल कॉमर्शियल कंप्यूटर थे तीसरी पीढ़ी के। अब देख लेते हैं हम लोग कि इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा दिखता है। वो ऐसा दिखता है, ठीक है। सिलिकॉन की चिप होती है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स फिक्स होते हैं और बहुत सारे रेसिस्टर्स फिक्स होते हैं। इस तरह से ये एक बहुत बड़े सर्किट को बहुत ही छोटे में समाहित कर देता है, ठीक है। इस वजह से अब चेंज क्या क्या आ गया कंप्यूटर में? कंप्यूटर की साइज जो है वो काफ़ी छोटी हो गई, टेबल पे रखने लायक हो गई। और दूसरा काम क्या हुआ? गर्मी, AC की ज़रूरत ख़त्म हो गई, क्योंकि अब इसमें से गर्मी कम निकलती थी। और इसमें जो फॉल्ट होता था, बार बार कंप्यूटर खराब होना, वो भी कम हो गया। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर्स का उपयोग चालू हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट और एडवांस हुए और वो माइक्रो प्रोसेसर बन गए। टेड हॉफ ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल के लिए बनाया था। टेड हॉफ नाम याद रखिएगा, पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्होंने बनाया इंटेल के लिए, जिसे इंटेल 4004 कहा गया, ठीक है। 4004 या 4004 इसको आप कह लीजिए। O0 को भी ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है। अब एक सिलिकॉन चिप में हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट लग सकते थे। कितना बड़ा एडवांसमेंट हो गया। एक सिलिकॉन चिप में हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट लग सकते थे। पहले एक इंटीग्रेटेड सर्किट था तो उसको हम लोगों ने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन मान लिया, लेकिन अब एक इंटीग्रेटेड चिप, एक सिलिकॉन चिप में बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स लग सकते थे। यहाँ पर कुछ और टेक्नोलॉजीज का उपयोग हुआ, जैसे LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यही चीज़ है, सिलिकॉन चिप में हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगाना। और एडवांस में जाएं तो VLSI यानी कि वेरी लार्ज इंटीग्रेशन भी चालू हुआ, और आगे तक पहुंचा मामला, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चालू हुआ। 1981 में IBM ने होम यूज़र के लिए पहला कंप्यूटर भी लॉन्च किया था। ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उनमें, कि 1981 में IBM ने होम यूजर्स के लिए पहला कंप्यूटर लॉन्च किया था। सिलिकॉन चिप का पितामह किसे कहा जाता है? भारत में जन्मे अमेरिकन इंजीनियर विनोद धाम को। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज की चीज़ है ये, कि सिलिकॉन चिप का फादर ऑफ सिलिकॉन चिप किसे कहा जाता है? एक अमेरिकन इंजीनियर थे, लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ था। इंजीनियर का नाम था विनोद धाम। ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैं जिसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड चिप्स जो है वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब आते हैं पांचवी पीढ़ी की ओर। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीढ़ी है। बहुत इंटेलिजेंट मशीन्स बन रही हैं अब, पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही है, नेचुरल लैंग्वेजेस चल रहे हैं, सुपर कंडक्टर्स चल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सत्य बन गया है। नेचुरल लैंग्वेज, सपोज आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, व्यक्ति आपकी बातें समझ जाता है, आपका एक्सप्रेशन समझ जाता है। उसी प्रकार से आप किसी रोबोट से बात करेंगे, रोबोट आपकी बात समझ जाएगा और आपके एक्सप्रेशन समझ जाएगा। सुपर कंडक्टर्स, जहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें तो ट्रेनें चलेंगी तो अद्भुत गति से चलेंगी, उनका एक्सीडेंट नहीं होगा। पैरेलल प्रोसेसिंग, जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ चलेंगे, सैकड़ों प्रोसेसेस एक साथ चलेंगे। इस तरह के जो बड़े बड़े काम हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें पांचवी पीढ़ी के अंदर हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता मार्विन मिन्स्की नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उनको कहा जाता है, जिनका जन्म 1927 में हुआ और 2016 में जिनकी मृत्यु हो गई। अब एक आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इसको समझना भी बड़ा जरूरी है कि कंप्यूटर का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। देखिए, कंप्यूटर इनपुट
प्रोसेस और आउटपुट करता है। तो इनपुट और आउटपुट जो है वो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से होते हैं। अब बीच में आया प्रोसेस वाला काम, ठीक है। तो प्रोसेस वाला काम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा, जो कि मेमोरी यूनिट यानी कि स्टोरेज यूनिट से जुड़ा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो मेमोरी यूनिट से जुड़ा हुआ है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में खुद दो तरह के यूनिट हैं, एक है कंट्रोल यूनिट और दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU और ALU। तो कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के काम करता है। जैसे कि सपोज कोई ग्राफिक चलाना है, ठीक है, कोई फोटोग्राफ को पहचानना है, कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ इस तरह के जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे कंट्रोल यूनिट करता है। साथ ही जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, पेरिफेरल्स लगे हुए हैं, ये सब सारी सबको पहचानना, उनसे काम लेना, ये सब सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट करता है। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो मैथमेटिक्स सिर्फ इतना नहीं, जोड़ घटाव ही नहीं, जो पीछे का मैथमेटिक्स चल रहा है, जो मशीन लैंग्वेज का जो मैथमेटिक्स चल रहा है, उन सब से डील करता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में CU और ALU दो अलग अलग प्रकार के भाग होते हैं। CPU जो है वो मेमोरी यूनिट से जुड़ा रहता है, जिसमें डेटा स्टोर होता है, और ये सब मिलके बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से जोड़ा जाता है। इनपुट डिवाइसेस से डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है और आउटपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर द्वारा डेटा हमें दिया जाता है, रिजल्ट शो किया जाता है। अब यहाँ पर CPU हम लोगों ने चर्चा की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग CPU के बारे में जान लें कि क्या है। तो CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क है। मैंने जैसा अभी कहा कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, तो किसकी सहायता से करता है, CPU की सहायता से करेगा। तो जो प्रोसेसिंग करेगा वो ही कंप्यूटर का मस्तिष्क है। इसका काम क्या है, कंप्यूटर पर आने वाले इनपुट और निर्देशों की प्रोसेसिंग करना, ठीक है। अब कंप्यूटर में अरिथमेटिकल काम, लॉजिकल काम, कंट्रोल से जुड़े काम होते हैं, इनपुट आउटपुट से संबंधित काम होते हैं, और CPU को आप प्रोसेसर के नाम से आम तौर पर कह सकते हैं। तो कंप्यूटर की में क्या होता है, अरिथमेटिक है ना, लॉजिकल काम होते हैं, इसमें कंट्रोल से जुड़े हुए काम होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पहचानना, उन्हें जोड़ के रखना, उनसे उन डिवाइसेस से डेटा लेना या उन डिवाइसेस को डेटा देना, ये सब सारा काम जो है वो CPU करता है। CPU में एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड यानी कि एक फ्लैट बोर्ड होता है, जिसके ऊपर सारे के सारे जो है वो सर्किट्स बने होते हैं। तो इसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड पे लगाया जाता है, और मदरबोर्ड के माध्यम से ही कंप्यूटर के सभी भाग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब CPU के भाग देख लेते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो गणितीय और तार्किक काम करता है। उसके बाद प्रोसेस रजिस्टर जो होता है, एक स्टोरेज स्पेस होता है जहां पर CPU उन प्रोसेसेस को रखता है जो प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। जैसे सपोज करिए कोई ऐसा प्रोसेस है जो इस वक्त रनिंग में है और उसकी कुछ टेम्पररी डेटा है जो कि कहीं पे रखनी है, तो वो सीधा स्टोर नहीं कर दिया जाता हार्ड डिस्क में, वो एक ऐसी स्पेस पे रखा जाता है जिसे बोला जाता है प्रोसेसर रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, इनसे सारे जो गतिविधियां होती हैं इनसे तालमेल बिठाता है। तो CPU के भाग हो गए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्रोसेसर रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। मदरबोर्ड की अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी। ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर में लगा हुआ, जिससे सभी कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के सभी भाग इसी के थ्रू आपस में जुड़ते हैं और यह आपस में सभी भागों का कम्युनिकेशन सुलभ बनाता है। इसमें एक बैटरी भी लगती है, ये देखिए ये बैटरी है ना, इस बैटरी को क्या बोलते हैं, सीमोस बैटरी। सीमोस का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये इसका मैं आपको एक छोटा सा काम बता देता हूँ कि कंप्यूटर जब आप बंद कर देते हैं तो भी कंप्यूटर की जो घड़ी है, कंप्यूटर का जो क्लॉक है वो चलता रहता है। कैसे चलता है, उसको पावर कहाँ से मिलता है, उसको पावर इस बैटरी से मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी सीमोस बैटरी से। और आप देख लीजिए ये है एक मदरबोर्ड का फोटो। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है जब भी हम लोग कंप्यूटर की बात करेंगे। तो सॉफ्टवेयर जो है वो भी कंप्यूटर का भाग है, हार्डवेयर जो है वो भी कंप्यूटर का भाग है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सॉफ्टवेयर वह भाग है जिसको हम केवल देख सकते हैं,
कार्य कर सकते हैं, छू नहीं सकते, है ना। कुछ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए होते हैं और कुछ काम के अलग अलग हिसाब से अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी जैसा काम होगा वैसा सॉफ्टवेयर होगा। जैसे सपोज करिए आप नोटपैड को छू नहीं सकते, ठीक है ना। नोटपैड जो कंप्यूटर के अंदर ही रहेगा, आप मॉनिटर को छू सकते हैं लेकिन आप नोटपैड को नहीं छू सकते, तो वो हो गया एक सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर एक विशेष काम में ही आता है, वो उसमें आप गाने नहीं सुन सकते, उसमें आप सिर्फ लिख सकते हैं, इसलिए वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कि जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर, लिखने के लिए सॉफ्टवेयर बनना था तो वो वैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना। तो इस प्रकार से दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, है ना। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनका भी अंतर जान लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित और संचालित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। जैसे आपके कंप्यूटर में विंडोज है, अब विंडोज ही सारी चीज़ों को संचालित कर रहा है। यदि विंडोज ही नहीं होगा तो आप MS वर्ड कैसे चलाएंगे, फिर आप नोटपैड कैसे चलाएंगे, फिर आप VLC मीडिया प्लेयर कैसे चलाएंगे, फिर आप गाना कैसे सुनेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक आधार सॉफ्टवेयर है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए, ताकि वही पहचानेगा कि हार्डवेयर कौन कौन से हैं, कौन से फाइल ओपन करनी है, कहाँ पे स्टोर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें वही सॉफ्टवेयर जो है वो डिसाइड करता है। उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल यूजर जिसमें से एक बार में एक ही व्यक्ति काम करेगा, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि एक बार में कई लोग उसमें अलग अलग लॉगिन करके काम कर सकते हैं। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में कई यूजर्स हो सकते हैं। जैसे कि डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, बाकी जो विंडोज, मैकिन्टोश होगा, यूनिक्स, लिनक्स, क्रोम OS वगैरह, ये सब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस के बारे में कुछ बातें जान लें। डॉस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉस के बारे में बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी होती हैं, ठीक है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहली बात। टेक्स्ट आधारित है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, इसमें आप मूवीज नहीं चला सकते, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, CUI। और जो बाकी जैसे विंडोज वगैरह है वो सब क्या है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी यूजर को जो इंटरफेस मिलता है वो ग्राफिकल है। आप माउस चला सकते हैं, आप देख सकते हैं फलाना जगह आइकन है, आप देख सकते हैं फलाना जगह पे ये फाइल स्टोर है, ठीक है। आप क्लिक करके काम कर सकते हैं। डॉस में आप वैसा नहीं कर सकते, ठीक है। डॉस इसलिए नहीं कर सकते उसमें क्योंकि वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। डॉस को बूट करने के लिए 3 फाइलें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कौन कौन सी 3 फाइलें हैं, is.sys, ms-dos.sys और command.com। ये 3 फाइलें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो डॉस को बूट करने के लिए काम आती हैं। जो डॉस जब स्टार्ट होता है तो ये तीनों फाइल ही एक्टिवेट होती हैं। डॉस में 2 प्रकार के कमांड होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल कमांड और दूसरा होता है इंटरनल कमांड। ये जो command.com है, इसके अंदर जो कमांड ऑलरेडी फीडेड होती हैं वो कहलाती है इंटरनल कमांड, ठीक है। और जो कमांड इसके अंदर फीडेड नहीं होते हैं वो कहलाते हैं एक्सटर्नल कमांड। अभी आप बिल्कुल इतना समझ लिए फिलहाल, ठीक है। विंडोज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी के कंप्यूटर में आपको लगभग वही दिखता होगा, ठीक है। इसको 20 नवंबर 1985 को विंडोज़ 1.0 के रूप में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने रिलीज किया था, और मैकिन्टोश को 24 जनवरी 1984 को लॉन्च किया गया था। मैकिन्टोश जो है वो एप्पल के कंप्यूटर्स में आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल के भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पॉपुलर हो गया एंड्रॉयड, फिर एप्पल iOS, आईफोन्स में मिलता है आपको सिम्बियन जो कि नोकिया के पुराने मोबाइल्स में आपको दिखता था, ब्लैकबेरी के मोबाइल्स में, और BADA बाडा। ये मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जैसे विंडोज़ जो है वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार से ये सब जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिए हैं, एंड्रॉयड, एप्पल iOS, सिम्बियन, ब्लैकबेरी और बाडा, ये सब मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में बात की हम लोगों ने। अब जानते हैं हम लोग हार्डवेयर के बारे में। जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे हार्डवेयर हैं। जैसे आप माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, तो ये सब हार्डवेयर है,
ठीक है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सभी भौतिक अवयव जो होते हैं वो कहलाते हैं हार्डवेयर। जिस भाग को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर जैसा होता है। कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, कैबिनेट हो गया, ठीक है, माउस हो गया, ये सब सारी चीजें हार्डवेयर हैं। अब जाने हम लोग बहुत महत्वपूर्ण हम लोग पॉइंट पे आ गए हैं। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये जाने हम लोग, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जैसे हम लोग जो लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, जो होम पीसी यूज कर सकते हैं घर में हम लोग, ये सब डिजिटल कंप्यूटर हैं, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये 4 प्रकार के हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि ये क्या चीजें हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो हैं वो 3 अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, एक होता है हाइब्रिड। एनालॉग यानी कि जो डिजिटल नहीं होता है, जैसे सपोज एक क्लॉक हो गया, वो एनालॉग होते हैं। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स भी यूज होते हैं, वो एनालॉग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल जो हम लोग जैसे पीसी वगैरह यूज़ करते हैं, और हाइब्रिड जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के तत्व पाए जाते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। आकार में छोटा होता है, आप फोटो देख ही सकते हैं, ठीक है। एक स्टडी टेबल पे या ब्रीफकेस में रखा जा सकता है। सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। इसकी कार्य प्रणाली बड़े कंप्यूटर्स के समान ही होती है, कुछ बहुत डिफरेंस नहीं होता है, परंतु आकार थोड़ा कम होता है, स्पीड थोड़ी कम होती है, और सामान्यतः एक बार में एक व्यक्ति बैठ के काम करता है इस पे। तो ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर। आप इतना ध्यान रखें कि ये घरों में और ऑफिसेज में उपयोग होने वाला कंप्यूटर है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। साइज और गति बड़ी है इसकी, तो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक गति और मेमोरी वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। एक से अधिक इसमें सीपीयू होते हैं, एक से अधिक प्रोसेसर इसमें लग जाते हैं, इसीलिए इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग या कि मल्टी प्रोसेसिंग हो जाती है। तो इनकी यातायात आरक्षण प्रणाली का संचालन हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गया, इनमें इनका यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोसेसर भी हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा यूज़र्स भी इकट्ठा काम कर सकते हैं। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो और बड़े साइज़ का है और ज़्यादा क्षमता वाला है। ये मिनी कंप्यूटर से अधिक गति और क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। आकार में बहुत बड़े होते हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह का कंप्यूटर है। डेटा पर तीव्रता से कार्य करने की क्षमता होती है। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों में, बैंकों में, रेलवेज आरक्षण के लिए, सरकारी विभागों, बड़े बड़े सरकारी विभागों में अपना डेटा रखने के लिए वगैरह, इस तरह की चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति और क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इसमें बहुत सारे सीपीयू लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे सीपीयू लगा दिए जाते हैं, और कई यूज़र एक साथ कार्य कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत ही महंगे होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं, और इनकी क्षमता जो होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सबसे तेज़ कंप्यूटर दुनिया का इस वक्त है सनवे ताइहुलाइट, जो कि चाइना का है। उसके बाद तियानहे 2, ये भी चाइना का है। पिज़डांट स्विट्ज़रलैंड का। फिर टाइटन, ठीक है, सिकोया, ये यूनाइटेड स्टेट्स का। ये सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर हैं दुनिया के, ठीक है। और एटलस जो है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसे 7 दिसंबर 1962 को कमीशन किया गया था इंग्लैंड में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, ठीक है, जिसे सीडैक ने डेवलप किया था 1991 में, ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज़ें। और सहस्त्र टी, ठीक है, भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है वर्तमान में, और यह IIS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में इस वक्त रखा गया है। स्पीड की दृष्टि से देखा जाए तो 165वें स्थान पर है, ठीक है। कुछ फाइल फॉर्मेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर में कुछ फाइल्स बनाते हैं तो उसमें लास्ट में आपको कुछ एक्सटेंशन देखने को मिलता है। जैसे आप कोई नोटपैड में कुछ लिख के आप उसको सेव करें तो वो कैसे सेव होता है, जैसे आपने फाइल का नाम रखा सपोज बिल, तो पूरा नाम क्या बन जाएगा कंप्यूटर में सेव करने के बाद? bill.txt,
ये txt क्या आया? txt स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट, यानी कि हर फाइल का अपना खुद का एक फाइल फॉर्मेट होता है, जिससे ये डिसाइड होता है कि वो किस तरह का डाटा स्टोर करेगा और वह किस सॉफ्टवेयर में ओपन होगा। ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंट फाइल्स के हम लोग देख लेते हैं, जैसे DOC या DOCX, ये MS वर्ड के होते हैं। PPT, PPTX या पावर पॉइंट के होते हैं। XLS या XLSX, ये जो बाद में आए ना, XX लग गए, ये रिसेंट वाले हैं, और पहले के जो एडिशंस थे, पहले के जो वर्जन्स थे, उसमें 3-3 अक्षर के फाइल फॉर्मेट हुआ करते थे। MDB जो है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस का है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट इंटरफेस का होता है। नॉर्मली जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि इसमें एडिटिंग ना हो सके, उसे PDF बना दिया जाता है। टेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया था अभी, नोटपैड वगैरह की फाइल। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है वर्डपैड की फाइल होती है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, जिसमें डेटाबेसेस के क्वेरीज लिखे जाते हैं। NRG.DAT, .ISO, ये सब डिस्क फॉर्मेट हैं। इनमें डेटा जो CD में रखा जाता है वो इस फॉर्मेट्स में रखा जाता है। ऑडियो के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें आप गाने वाने सुनते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है MP3, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप फेज 3। ठीक है। वेव होता है, इसमें साउंड क्वालिटी बड़ी अच्छी रहती है। वेव फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है। CD एक कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो होता है। MIDI, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग सिंथेसाइज़र वगैरह बजा के और कंप्यूटर के अंदर जो रिकॉर्ड करते हैं साउंड, वो सब इसी में आता है, MIDI में आता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका पूरा नाम है। WMA होता है एक, विंडोज़ मीडिया ऑडियो। वीडियो के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। AVI होता है, MP4 होता है, ये सब आप जानते होंगे अधिकतर लोग। MPEG, WMV, VOB वीडियो ऑब्जेक्ट, जो कि नॉर्मली DVDs में उपयोग होता है। 3GP, पुराने ज़माने के मोबाइल्स में बड़ा कॉम्पैक्ट एक फॉर्मेट चलता था वीडियोस का, 3GP बोलते थे उसको। FLV फ्लैश वीडियो, जो कि फ्लैश प्लेयर में बनाया जाता था। उसी प्रकार से शॉकवेव फ्लैश, ये भी फ्लैश प्लेयर में बनाया जाता था। क्विक टाइम फॉर्मेट होता था, .MOV। ठीक है, इसमें MP4 जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। MPEG पॉपुलर है। AVI पॉपुलर है। और फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए एक .RAR या जिप करते हैं, या .RAR फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी फाइल्स को बहुत छोटे साइज में कंप्रेस कर देता है, ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी फाइल को ले जा सकें, पेन ड्राइव वगैरह में डल जाए। ठीक है, तो RAR का फुल फॉर्म होता है रोशल आर्चीव, और जिप का कोई रियल फॉर्मेट नहीं होता है, बस ये हाई स्पीड इसका मतलब होता है। .PKG होता है कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट, जिसे बोलते हैं पैकेज, मतलब पैकेज का शॉर्ट फॉर्म है .PKG। कुछ फॉन्ट्स होते हैं, जो लिखने का जो डिज़ाइन होता है वो सब होते हैं। फॉन्ट्स का जो फाइल फॉर्मेट है वो है .FNT और .TTF। ठीक है, इमेज फोटोग्राफ रखने के लिए भी कुछ फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि JPG सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म है। .BMP, इसमें फाइल जो है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। नॉर्मली पेंट ब्रश वगैरह में आपको ये देखने को मिलेगा। PNG आपको जो फाइल्स ऐसी होती हैं, इमेज फाइल्स, जिसमें बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, अधिकतर वो PNG फाइल्स होती हैं। फोटोशॉप वगैरह में काफ़ी पॉपुलर है ये। .GIF, कुछ फ़ोटोज़ ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा मूविंग शो करते हैं, वो चीज़ होती है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट .GIF फाइल फॉर्मेट की जो इमेजेस होती हैं। सिस्टम फाइल्स यानी कि मैंने इस लेसन में पहले कहा हुआ था कि सिस्टम फाइल्स यानी वो फाइल्स जिस पे इंसान डायरेक्टली काम नहीं करता, यूज़र काम नहीं करता। सिस्टम फाइल्स जो होती हैं आपके सिस्टम के अंदरूनी क्रियाकलाप को करने के लिए होती हैं, ये अपने आप चलती रहती हैं, यूज़र को इसे खोलना नहीं पड़ता, बंद नहीं करना पड़ता। ठीक है, .exe होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, कि कोई भी नया सॉफ्टवेयर आपको डालना है तो आप नॉर्मली सेटअप फाइल चला देते हैं। ये सेटअप क्या है? .ext फाइल होता है। ठीक है, बैकअप फाइल होती हैं .bak, कंट्रोल पैनल की फाइल .cpl होती है। बैच फाइल्स जो हैं वो कुछ DOS के कमांड्स वगैरह ये सब होते हैं। .bat होता है उसका जो फाइल फॉर्मेट होता है। .dll डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, बहुत सारे सिस्टम फाइल्स को आपस में जोड़ने के लिए ये सिस्टम फाइल बनती है। .dll फुल फॉर्म होता है। ड्राइवर फाइल्स .drv, छोटे छोटे आइकन होते हैं, उनका फाइल फॉर्मेट .ico। ठीक है, फिर कुछ लिंक फाइल्स होती हैं .lnk।
.msi होता है, माइक्रोसॉफ्ट के कुछ इंस्टॉलर्स होते हैं, कुछ जो अपने आप चलते हैं, कुछ जो चलाने पड़ते हैं, .msi इसका फुल फॉर्म होता है। .sys यानी कि सिस्टम फाइल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको उस समय बताया था MS-DOS .sys, तो ये सब जो है वो सिस्टम फाइल्स होते हैं जो बूट करने के काम आती हैं। .tmp, ठीक है, ये सब टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो कुछ समय के लिए कंप्यूटर पर रखी जाती हैं और अपने आप कुछ समय के बाद ये समाप्त हो भी जाती हैं जब इनका काम खत्म हो जाता है। वेब फाइल्स यानी कि वो फाइल फॉर्मेट्स, वो लैंग्वेजेस जिनमें आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं, वेबसाइट में होने वाले क्रियाकलाप बना सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट के ऑपरेशंस बना सकते हैं। तो इनमें सबसे पॉपुलर है .html, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें आप वेबसाइट के पेजेस बना सकते हैं। .xml, जिससे आप HTML में डेटा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। .php, ये भी एक ओपन सोर्स सर्वर एंड की लैंग्वेज है जिसमें सर्वर प्रोग्रामिंग की जा सकती है। .jspx, जावा सर्वर पेजेस, और .aspx, एक्टिव सर्वर पेज, ये भी जो है वो सर्वर एंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए काम आते हैं। तो ये था कंप्यूटर का एक परिचय। आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखी हैं, जाना है कि कंप्यूटर क्या है, क्या उसके इनपुट किस तरह से इनपुट होता है, क्या प्रोसेसिंग है, क्या आउटपुट है, ये हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने समझा कि जनरेशन्स कौन कौन से हैं। फिर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में भी जाना है, इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स के बारे में भी जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस लेसन में जान ली हैं। आपके यदि कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले लेसन में हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में एक एक करके। आज तो हम लोगों ने बड़े शॉर्ट में जाना कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। अगले लेसन में हम लोग एक एक करके हर इनपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखिएगा ज़रूर हमारा अगला लेसन। तब तक के लिए नमस्कार।